सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। अब तक ड्रैगन एलएसी पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह तैयार करता था, लेकिन आज हम आपको सैटेलाइट कैमरे में कैप्चर वो सबूत दिखाएंगे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं बल्कि पीओके में ड्रैगन की नई साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। यकीन मानिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आज आपके सामने ऐसे सॉलिड सबूत होंगे जो चीन और पाकिस्तान के ऑपरेशन स्कर्दू का पर्दाफाश करेंगे। आज आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान को मोहरा बनाकर ड्रैगन पीओके से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब तक पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी युद्ध के मुहाने पर जाती दिखाई दे रही थी। आशंका ये जताई जा रही थी कि किसी भी वक्त भारत और चीन में युद्ध छिड़ सकता है। मगर इसी बीच पीओके में चीन और पाकिस्तान की एक ज्वाइंट साजिश का खुलासा हुआ है जो बेहद हैरान कर रहा है। असल में चीन और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उकसाने के लिए ऐसी हरकत की है, जिसके बाद इन दोनों शत्रुओं के खिलाफ युद्ध ही आखिरी विकल्प नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे आसमानी जंग का विध्वंसक प्लान तैयार किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान की इस हवाई साजिश के पुख्ता सबूत सामने आए, जिन्हें सैटेलाइट कैमरों ने कैप्चर किया है। सैटेलाइट कैमरे से ली गई तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कि पाकिस्तान पीओके में मौजूद स्कर्दू एयरबेस को अपग्रेड करने में जुटा है। एयरबेस अपग्रेड करने का मकसद विमानों की मूवमेंट में तेजी लाना है। इतना ही नहीं, एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन भी तैनात है। इसके अलावा स्कर्दू एयरबेस पर चीन के लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। ड्रैगन की मदद से पाकिस्तान इस एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डी आतिश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में पाकिस्तानी एयरफोर्स और कश्मीर के साथ भारत को टैग करते हुए एक तस्वीर डाली गई है। तस्वीर सैटेलाइट कैमरे से कैप्चर हुई है। जैसे ही इस तस्वीर की पड़ताल की गई, हैरान करने वाला खुलासा हुआ। वो ये कि इसी साल सितंबर महीने में पाकिस्तान की वायुसेना ने पीओके के स्कर्दू एयरबेस को अपग्रेड करते हुए पुराने रनवे के पास एक नई एयर स्ट्रिप तैयार की है। फाइटर जेट को रखने के लिए एयरक्राफ्ट शेल्टर भी बनाए गए। स्कर्दू एयरबेस पर फ्यूल स्टोर एक्सपेंशन भी तैयार किया गया। इतना ही नहीं, स्टोरेज बंकर और टर्न अराउंड एरिया को भी अपग्रेड किया गया। हम आपको ये साफ साफ बता देते हैं, ये दावा हमारा नहीं, ना ही हम इस सैटेलाइट तस्वीर की पुष्टि करते हैं। लेकिन ओपन सोर्स डी आतिश ने पाकिस्तानी वायुसेना के स्कर्दू एयरबेस पर निर्माण को लेकर जो दावा किया है, उसे सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों का इतिहास, जिसकी बुनियाद सिर्फ नापाक साजिशों पर टिकी है।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान का एक स्कार्दू एयरबेस है। इसमें ऑलरेडी 2 एयर रनवेज हैं। अब वो उसको अपग्रेड कर रहा है और एक और रनवे ऐड कर रहा है। कहना तो ये है कि ये रनवे इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ पे ऑपरेट कर सकें और उसको एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनाया जा सके। लेकिन असलियत इसके पीछे कुछ और है, और वो है ये कि ये एयर बेस को शायद चाइना इस्तेमाल कर सके ताकि पाकिस्तान और चाइना जॉइंटली किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। ओपन सोर्स डी आतिश ने जिस सैटेलाइट तस्वीर को रिलीज किया उसे इसी सितंबर महीने में कैप्चर किया गया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि पीओके के स्कर्दू एयरबेस को अपग्रेड करने में ड्रैगन का हाथ है, क्योंकि एलएसी पर पहले ही चीन का जंगी गुरूर चकनाचूर हो चुका है। वजह भी साफ है, क्योंकि एलएसी के तमाम कॉन्फ्लिक्ट जोन में भारतीय वायुसेना ज्यादा तेजी से मूव करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमान को भी एलएसी पर तैनात किया है। इसी वजह के चलते ड्रैगन के होश उड़े हुए हैं। लिहाजा उसने एलएसी के बजाय पीओके में भारत के खिलाफ जंग का नापाक प्लान तैयार किया है और पाकिस्तानी सेना की मदद से स्कर्दू एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्कार्डू एयरबेस का अपग्रेडेशन करना, एक नया हवाई पट्टी वहां पर बनाना ताकि समय आने पे चाइना उसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उसके तिब्बत में जो अपने एयरबेस हैं वहां से हवाई जहाज केवल आधे पेलोड पर ही उड़ सकता है। और दूसरा कारण ये कि पाकिस्तान ने अब अपने आर्मी ऑफिसर्स न केवल चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर में तैनात किए हैं, बल्कि वहाँ के मिनिस्टर स्टेट सर्विस यानी कि MSS, जिसे वहाँ की खुफिया या इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है, वहाँ भी तैनात किए हैं। पीओके में ड्रैगन और उसके गुलाम की यह साजिश भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है, ये जानना भी जरूरी है। ओपन सोर्स डी आतिश ने पहले ही यह दावा कर दिया है कि स्कर्दू के इस एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ साथ चीन के फाइटर जेट भी मौजूद हैं। और ऐसा क्यों किया गया, अब आपको वो भी बता दें। असल में पीओके के स्कर्दू एयरबेस से श्रीनगर की दूरी महज 155 किलोमीटर है, तो वहीं पीओके स्कर्दू एयरबेस से लेह की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। यानी 5 मिनट से भी कम वक्त में चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट श्रीनगर और लेह तक पहुंच सकते हैं। अगर हिंदुस्तान का राफेल 4 घंटे हवा में रह सकता है तो J-20 चाइना का 2 घंटे ही रह सकता है। और दूसरा, स्कार्दू एयरबेस से श्रीनगर की दूरी 150 किलोमीटर और स्कार्दू एयरबेस से लेह एयरबेस की दूरी केवल 100 किलोमीटर। यानी कि अगर कल को कोई जॉइंट ऑपरेशन होता है तो स्कार्दू एयरबेस पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बेस, एयरबेस अड्डे की तरह काम करेगा। बस इसी को ध्यान में रखकर चीन और पाकिस्तान स्कर्दू एयरबेस को अपग्रेड करने में जुटे हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट के मुताबिक स्कर्दू एयरबेस का काम लगभग पूरा हो चुका है, यानी भारत के खिलाफ एक साथ डबल फ्रंट पर वॉर की तैयारी हो चुकी है। अब यह देखना होगा कि चीन और पाकिस्तान की इस साजिश का भारत किस अंदाज में करारा जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हर साजिश में चीन उसके साथ है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपनी हिफाजत करने में भी नाकाम है। वजह है लगातार बढ़ता तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान के विद्रोहियों का हमला। ऐसे में चीन अब पाकिस्तान के इस मिशन को भी टेक ओवर करने वाला है। वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ऑफिसर एक साथ मिलकर बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। चीन अब तहरीक तालिबान के आतंकियों और बलूचिस्तान के विद्रोहियों को मारने के लिए अपनी सेना पाकिस्तान भेज सकता है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव जानकारी। चीन की आर्मी तैयारी कर रही है। पहाड़ों पर गुरिल्ला वॉर से निपटने की प्रैक्टिस चल रही है।
लाल सेना की एक खास ब्रिगेड को एक सीक्रेट मिशन पर जाने के लिए रेडी रहने के लिए कहा गया है। हथियारों को टेस्ट करने के साथ ही खास फिजिकल एक्सरसाइज भी चल रही है। ड्रैगन की आर्मी जिस सीक्रेट मिशन पर जाने वाली है उसका खुलासा आज हम करने वाले हैं। लेकिन पहले जान लीजिए कि खुले मैदान में उछल कूद के साथ ही बीजिंग के बंद कमरों में क्या चल रहा है। पीएलए के मुख्यालय में पाकिस्तान अफसरों की तैनाती हुई थी। अब चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी एमएसएस के दफ्तर में भी तैनाती हुई है। आईएसआई के अधिकारी चीन की एजेंसी एमएसएस के दफ्तर में तैनात किए गए। अब सवाल है कि चीन जैसे बड़े देश को भला पाकिस्तान की खुराफाती खुफिया एजेंसी आईएसआई से क्या मदद मिलेगी। वजह तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान में विद्रोह करने वाले अलग अलग संगठन हैं। चीन फिलहाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से पीओके के भीतर मौजूद विद्रोहियों और पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन तहरीक तालिबान की पूरी जानकारी ले रहा है। खुफिया जानकारियों को साझा करने के लिए पीएलए के हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान आर्मी के कई अफसरों को भेजा गया था, लेकिन अब खास तौर पर चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी एमएसएस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी में भी पाकिस्तान के कई अफसरों को तैनात किया गया है। अब चीन की सेना और पाकिस्तान की सेना दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में हैं और लाल सेना के जवान इस मिशन के लिए तैयारी में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 2 लाइजनिंग ऑफिसर को वेस्टर्न थिएटर कमांड यानी जो भारत और चीन की सीमा लगती है वहां पर, इसके अलावा साउथ थिएटर कमांड में भी तैनात किया गया है। जानकारी यहां तक मिल रही है कि पाकिस्तान ने चीन के कई दूसरे फॉर्मेशंस में भी अपने कई अफसरों की तैनाती की है। बीजिंग के पाकिस्तानी दूतावास में डिफेंस अधिकारियों के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा आर्मी अफसर हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी चीन के साथ हो रहे सैन्य समझौते के साथ साथ पाकिस्तान में सीपैक की सुरक्षा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ऑपरेशन को मदद देंगे। चीन अब तक पाकिस्तान को एलओसी पर मदद दे रहा था, लेकिन अब चीन की आर्मी पाकिस्तान की जमीन पर ऑपरेशन करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी के साथ चीन की आर्मी चुन चुनकर पाकिस्तान की सेना और सरकार के दुश्मनों को खत्म करने वाली है। चीन के इस मिशन की असली वजह पाकिस्तान से दोस्ती नहीं बल्कि उसका अपना हित है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दरअसल चीन को लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस उनके लोगों पे और सीपैक की सुरक्षा करने में बिल्कुल फिसड्डी रही है। यही वजह है कि चीन अपने लोगों की सुरक्षा और अपने सीपैक के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े ऑपरेशन लॉन्च करेगा और उसको अपने कंधों पर या फिर अपने हिसाब से लॉन्च करने की चीन ठान चुका है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक सिर्फ अगस्त महीने में 35 आतंकी हमले हुए, जिसमें 52 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 32 आम नागरिक हैं, जबकि 20 सुरक्षा कर्मी हैं। एक महीने में इतने अधिक आतंकी हमले 4 साल से नहीं हुए थे। 14 जुलाई को उत्तरी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दसू में चीनी और पाकिस्तानी श्रमिकों को ले जा रही एक बस में विस्फोट हुआ था। 9 चीनी कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। सीपैक के तहत चीन यहां बांध बना रहा था। हमले के बाद परियोजना पर काम रोक दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में सीपैक परियोजना के लिए काम करने वाले कई चीनी नागरिकों पर हाल ही में हमला किया गया है। कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान के बोलन इलाके में पाकिस्तान की आर्मी की गाड़ी को उड़ा दिया गया। 4 जवानों की मौत हुई। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भविष्य में और हमलों की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में मौजूद विद्रोहियों को एकजुट कर लिया है। बलूच राज्य अलोई संघर्ष संगठन, बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान और बलोच रिपब्लिक आर्मी शामिल है। जैसे संगठन अब तहरीक तालिबान के साथ मिलकर हमले कर रहे हैं।
चीन को पाकिस्तान की हैसियत अच्छी तरह से पता है। यही वजह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ों में चीन अपनी आर्मी भेज सकता है और इस इलाके में बड़े बारूदी धमाके हो सकते हैं। चीन ने इसी ऑपरेशन की तैयारी के लिए पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी से पूरी डिटेल मांगी है ताकि ऑपरेशन को जल्द शुरू किया जा सके। ड्रैगन ने तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन बलूचिस्तान के पहाड़ों के बीच गुरिल्ला वॉर लड़ने वाले विद्रोहियों से लड़ने में चीनी सैनिकों के भी पसीने छूट सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान अपने आका चीन को तमाम खुफिया जानकारियां दे रहा है और बीजिंग में पाकिस्तान के अफसर तमाम सीक्रेट रिपोर्ट्स के साथ चीन की आर्मी के साथ ऑपरेशन की तैयारी में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कहलाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर इस्तीफे के बाद और तीखे थे, लेकिन अब इसमें सख्ती भी महसूस की जा रही है। दिल्ली दौरे के आखिरी दिन कैप्टन ने सियासी अदावत के दूसरे सिरे पर खड़े अपने विरोधियों को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सीधे चैलेंज कर दिया। उनमें सियासत अभी बाकी है और इसी सियासत के सहारे वो सबका गुरूर तोड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनकी रणनीति क्या होगी। जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for my. पंजाब का सियासी गणित अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के समीकरण से हल होगा। राह अलग, तेवर सख्त और अदावत का अंदरूनी मोर्चा कांग्रेस की दहलीज पार कर चुका है। अब तक खामोश कैप्टन अमरिंदर सिंह चैलेंज के साथ फ्रंट फुट पर और वो पंजाब के नए सियासी समीकरण के सूत्रधार बन गए। सिद्धू is not the right man for Punjab. एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। इस वक्त सियासी सुर्खियों के केंद्र में पंजाब है और पंजाब में सियासी हलचल के केंद्र में है पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसकी वजह उनका चैलेंज है। 4 साल तक जिस पार्टी से पंजाब के कैप्टन की भूमिका उन्होंने निभाई, उसी पार्टी के खिलाफ अमरिंदर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं। हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया, एक पहले कभी नहीं। आखिर इस मोर्चेबंदी के पीछे कैप्टन की रणनीति क्या है? अगर कैप्टन कांग्रेस छोड़ेंगे, बीजेपी में शामिल भी नहीं होंगे, तो फिर विकल्प क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर और उनके दिल्ली दौरे के बाद आत्मविश्वास से भरे बयान बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अव्वल तो यह है कि कैप्टन दिल्ली में 2 मुलाकात के बाद मुखर क्यों हुए? क्या तेवर में बदलाव शाह से मुलाकात का असर है या किसी और पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में रणनीति बन गई? सवाल इसलिए क्योंकि कैप्टन के तेवर बता रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले चुके हैं, बल्कि अब वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि अदावत के मुहाने पर खड़े दुश्मनों का वो गुरूर भी तोड़ेंगे। अब इन्हीं सवालों के दायरे में दूसरे सवाल जन्म लेते हैं। पहला तो ये, क्या वाकई कैप्टन बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे? और अगर ये सच है तो फिर अपनी रणनीति से वो सियासी रणभूमि में जीत हासिल करने का जोखिम किस दम पर उठाएंगे? कांग्रेस छोड़कर बीजेपी नहीं तो कौन? क्या कैप्टन अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे? क्या पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे या अपनी नई पार्टी का जहाज बीजेपी की मदद से चलाएंगे? मुमकिन है कांग्रेस के बरक्स देश में बीजेपी सर्वमान्य है और उसकी मजबूत शाखा बनना ज्यादा आसान होगा। इसलिए कैप्टन भले ही बीजेपी में शामिल ना हो, लेकिन उन्हें 2022 में बीजेपी का समर्थन हासिल हो सकता है और ऐसा हुआ तो कैप्टन 2022 में भी सियासी हलचल के केंद्र होंगे। ठीक मौजूदा दौर जैसे हालात तब भी होंगे, लेकिन बीजेपी में शामिल ना होने का बयान देने के बावजूद ऐसा कैसे कहा जा सकता है? दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। मुलाकात का मकसद किसानों से जुड़ा मुद्दा बताया गया, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बात क्या हुई कैप्टन ने नहीं बताया। और खास बात यह है कि कैप्टन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात को लेकर पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कैप्टन ने दिल्ली पहुंचने के बाद इस तरह की अटकलों पर विराम लगा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि वो अपना घर खाली करने आए हैं।
सियासत का यही अंदाज है। कब, कहां और कैसे नया समीकरण बने, इसकी पृष्ठभूमि पहले से निर्धारित नहीं होती। अब सवाल यह है कि सुर्खियों के केंद्र में रहकर भी कैप्टन जब खुद वक्त को तेजी से बदल रहे हैं, तो क्या कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल न होने के बयान पर वो कायम रहेंगे? इस सवाल का जवाब भी उनके हवाले से किए गए ट्वीट की आखिरी लाइन में है। कैप्टन अभी विकल्प तलाश रहे हैं। इसके अलावा कैप्टन ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द ही हटा लिया है और मुमकिन है कि उसकी जगह जल्द ही कोई नया शब्द इस प्रोफाइल में जुड़े। ज्यादा संभावना बीजेपी ही जुड़ने की है, फिर वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गोरखपुर कांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। उन्होंने दागी पुलिस वालों की लिस्ट मंगवाई है। इससे पहले आज उन्होंने मनीष गुप्ता के परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने मनीष की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही। सीएम योगी ने कहा है कि मनीष के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें कि कानपुर के रहने वाले मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। आरोप है कि पुलिस वालों की पिटाई से मनीष की मौत हुई। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ। पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। कागज का ये चिट्ठा यूपी पुलिस की क्रूरता का चीखता दस्तावेज है। इसके शब्द शब्द में पुलिस के पाप के प्रमाण हैं। वर्दी वालों के बेरहम झूठ के साक्ष्य हैं। ये इस बात के सबूत है कि उस शख्स की मौत असामान्य है, जिसके खून का इल्जाम पुलिस वालों पर है। ये रिपोर्ट बताती है कि मनीष गुप्ता की मौत एंटीमॉर्टम इंजरी से हुई है, यानी मौत से पहले उनकी बर्बर पिटाई हुई थी। मनीष के शरीर पर 4 गंभीर चोट के निशान थे। सिर पर गहरी चोट लगी है, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। इसके अलावा मनीष के दाहिने हाथ की कलाई पर डंडे से गंभीर चोट लगी थी और बाईं आंख की ऊपरी परत पर भी चोट है। मौत से पहले मनीष गुप्ता के शरीर पर बर्बरता की लकीर खींची गई थी और इस दर्दनाक और खौफनाक घटना का इल्जाम है गोरखपुर के 6 पुलिस वालों पर। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से तथा शासन स्तर से ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोषी व्यक्तियों को किसी हालत में न बख्शा जाए और वहाँ के एडीजी तथा वहाँ के जो डीआईजी रेंज हैं, इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से परीक्षण कर लें। मनीष गुप्ता कानपुर के रहने वाले थे। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले मनीष अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर गए थे। एक होटल में ठहरे थे। पुलिस वाले चेकिंग करने आए। चेकिंग करके लौटे तो उनकी वर्दी पर खून के इल्जाम के दाग थे। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने के पुलिस इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह पर आरोप है कि उनकी पुलिस टीम ने मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी। मनीष की सांस टूटने के बाद उसकी पत्नी को बुलाया। मीनाक्षी ने अपने पति का शव देखा। पुलिस वालों पर केस दर्ज करवाने पहुंची तो बड़े अफसर धमकाने लगे। मनीष का शव कानपुर लाया गया। मीनाक्षी इंसाफ के लिए गुहार लगाती रही। इस बीच पुलिस ने मनीष के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि घर वालों की सहमति से दाह संस्कार किया गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दूसरी तरफ इंसाफ के लिए सियासत शुरू हुई। अखिलेश यादव मीनाक्षी गुप्ता से मिलने पहुंचे। हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस घटना की जांच करें। जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी सिपाही हैं या और संबंधित लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मायावती ने भी यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया, इंसाफ की मांग की। इस बीच योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे तो मीनाक्षी और उसके परिवार वालों से मुलाकात की। मीनाक्षी को इंसाफ का भरोसा दिया, 20 लाख का मुआवजा और साथ में नौकरी का भी आश्वासन मिला। सीएम जी ने खुद ही बताया कि उन्होंने सुबह ही फोन कर दिया था कि पैनल से और ये सूचना हमें मिली ही नहीं।
उन्होंने ये कहा था कि FIR दर्ज करवा दी। तो सेम रिपोर्ट में 1% भी कुछ नहीं है। मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। पीड़ित परिवार से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जांच चल रही है। योगी ने दागी पुलिस वालों की लिस्ट भी मंगवाई है। गोरखपुर कांड में शामिल सभी 6 पुलिस वाले अभी निलंबित हैं। हालांकि अफसर अब भी उनके बचाव में जुटे हैं। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। BRD में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि घटना के वक्त भी मनीष ने अपने परिवार वालों से बात की थी। कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें मनीष बेड पर पड़े हुए दिख रहे हैं, जबकि पुलिस जांच कर रही है। मीनाक्षी ने ट्विटर पर मनीष के शव की लथपथ फोटो शेयर की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से हत्या की बात की पुष्टि की है, उससे सभी 6 पुलिस वाले सवालों के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किसी भी गुनाहगार को जेल में इसलिए रखा जाता है ताकि वो किसी गुनाह को अंजाम न दे सके। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इक्वाडोर की एक जेल में कैदियों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 116 कैदियों की मौत हो गई। 6 कैदियों के तो सिर तक कलम कर दिए गए। बम, गोला और बारूद से पूरा जेल परिसर थर्रा गया। आखिर कैसे इक्वाडोर की जेल हुई लहूलुहान, देखिए इस रिपोर्ट में। साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर में जेल के भीतर इतना भीषण खूनी संघर्ष हुआ जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। इक्वाडोर के तटीय शहर ग्वायाक्विल में मौजूद जेल में अचानक ही किसी बात को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जो इस हद तक बढ़ गई कि 100 से ज्यादा कैदी मारे गए, दर्जनों कैदी घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जमीन पर कई लोग लेटे हुए हैं। असल में ये लाशें हैं। ये वही कैदी हैं जिनकी गैंग वॉर में मौत हो चुकी है। जेल प्रशासन की माने तो ग्वायाक्विल प्रिजन में ड्रग्स तस्करों के बीच गैंग वॉर हुई। वजह थी लॉकअप में कंट्रोल को लेकर। ड्रग्स कार्टेल के 2 अलग अलग गुट एक दूसरे पर भारी साबित होने के लिए आपस में भिड़े। दोनों गुटों के पास बंदूकों के अलावा धारदार हथियार और बम भी मौजूद थे। बस फिर क्या, दोनों गैंग ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। जेल में गैंग वॉर की यह घटना तस्वीरों की शक्ल में जब दुनिया के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि झड़प के दौरान दोनों गुटों के लोगों ने बंदूकों, चाकुओं और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज और बम धमाके से जेल परिसर थर्रा गया। कई कैदी तो जेल की खिड़कियों से बम फेंकते हुए भी देखे गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस गैंग वॉर में 6 कैदियों के सिर तक कलम कर दिए गए। इस घटना के सामने आते ही पूरे जेल परिसर की पुलिस और सेना ने घेरेबंदी कर दी। करीब 5 घंटे बाद जेल में गैंग वॉर पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक इक्वाडोर जेल में हुई इस गैंग वॉर में 116 लोग मारे जा चुके हैं। कैदियों की लाशों को दफनाने के लिए जेल में कफिन मंगाए गए। इसके अलावा सेना और पुलिस की मदद से कैदियों को अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने देश की सभी जेलों में इमरजेंसी लगा दी ताकि ड्रग्स गिरोह से जुड़े लोग किसी और जेल में गैंग वॉर न करें। लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी इक्वाडोर के लोगों को मिली, जेल के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जुट गए। पुलिस और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। असल में इक्वाडोर की जेल में कैदियों की तादाद काफी ज्यादा है।
इन जेलों में ड्रग्स तस्करों के बीच आए दिन झड़पें होती रहती हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो देश के ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अपने दौर के शायद सबसे ज्यादा विवादित शख्स बन गए हैं। अपनी मर्जी आवाम पर थोपना, उनकी जान खतरे में डालना और अपने अजीबोगरीब तर्कों से बातों को मानने के लिए मजबूर करना उनकी आदत बन गई है। फिर चाहे तो इसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या ही क्यों ना हो रही हो। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके खिलाफ देश में माहौल तैयार हो चुका है और आने वाले चुनाव को लेकर इस माहौल से अमेरिका ने उन्हें आगाह भी करा दिया है। देखिए ब्राजील के ताजा हालात। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, ट्रंप समर्थकों का कैपिटोल पर कब्जे का दावा। तब ये तस्वीर अमेरिकी लोकतंत्र के लिए चेतावनी थी और अब यही तस्वीर करीब 8 महीने बाद ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के लिए चेतावनी बन गई है। लोकतांत्रिक मापदंडों का पालन नहीं हुआ तो 2022 में ब्राजील संसद की तस्वीर भी ठीक वैसी ही होगी जैसी पूरी दुनिया ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटोल की देखी थी। लेकिन ब्राजील और अमेरिका की तस्वीर में अंतर सिर्फ इतना होगा कि सुपर पावर अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की बदौलत एक अनहोनी को टाल गया, लेकिन ब्राजील में लोकतांत्रिक मूल्य ही अवाम से अनहोनी करवाएंगे। यानी ब्राजील में बोल्सोनारो ने अलग लोकतांत्रिक मानदंडों से खिलवाड़ जारी रखा तो 2022 के चुनाव में भले ही बोल्सोनारो दिखावे के लिए जीत तो हासिल कर लेंगे, लेकिन वो जनता से हारेंगे। तख्ता पलट तय हो जाएगा। दरअसल बोल्सोनारो के तख्ता पलट की सिर्फ आशंका नहीं है, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े सांसदों ने इन हालातों को लेकर जायर बोल्सोनारो को चेतावनी तक दे दी है। इस चेतावनी के तहत अमेरिकन सांसदों ने दो टूक कहा है कि अगर बोल्सोनारो 2022 के चुनावों में लोकतांत्रिक मापदंडों का पालन नहीं करते हैं तो अमेरिका और ब्राजील के संबंध खतरे में पड़ जाएंगे और उन्हें अमेरिका में घटी घटना जैसी स्थिति का सामना करना पड़ जाएगा। सांसदों का दावा है कि बोल्सोनारो पर चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लग सकता है। विरोधी नेता के समर्थक और लोग सड़क पर उतर सकते हैं। बड़ी आबादी वाले देश में विद्रोह को संभालना मुश्किल होगा और ब्राजील की संसद पर बोल्सोनारो विरोधी काबिज हो सकते हैं। यानी हालात ठीक 6 जनवरी की तरह ही हो सकते हैं, जिसमें ट्रंप की तरफ से चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद अमेरिकी संसद पर हमला हो गया था और यह घटना अमेरिका के इतिहास में 6 जनवरी की तारीख के साथ काले दिन के रूप में दर्ज होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अमेरिकी सांसदों ने यह बात कही क्यों? सूत्रों के मुताबिक बोल्सोनारो ने ब्राजील के वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। ब्राजील 2022 इलेक्शन में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बोल्सोनारो ने गड़बड़ी होने पर पद न छोड़ने का दावा किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करीबी साझेदार अमेरिका के सांसदों ने बोल्सोनारो को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। इसके अलावा बोल्सोनारो की भाषा के हवाले से इसे लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया। अमेरिकी सांसदों ने इस संबंध में चैम्बर को एक खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन बोल्सोनारो के सार्वजनिक बयानों पर ना के बराबर प्रतिक्रिया देता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने यूएन में ब्राजील के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, जिसमें बोल्सोनारो पर अमेरिका का रुख स्पष्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब देशों में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। इतिहास को बदलने का काम ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने किया है। राष्ट्रपति ने एक महिला को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया है। अरब देशों में इससे पहले किसी महिला ने देश की कमान नहीं संभाली। सऊदी अरब में तो साल 2018 से पहले तक महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार तक नहीं दिया गया था। ट्यूनीशिया ने महिला को प्रधानमंत्री बनाकर अरब देशों को एक नया संदेश दिया है। 63 साल की यह महिला सिर्फ ट्यूनीशिया ही नहीं बल्कि अरब देशों के इतिहास को बदलने वाली है। नाजला बूदेन रामधाने जैसे ही प्रधानमंत्री पद संभालेंगी, अरब देशों में एक नई शुरुआत होगी। अरब देशों में यह पहली बार है जब किसी महिला को देश की कमान सौंपी गई है।
नाजला बोदेन पेशे से प्रोफेसर हैं और राजनीति से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नाजला नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में प्रोफेसर हैं। बच्चों को लंबे वक्त से जियोलॉजी पढ़ा रही हैं। विश्व बैंक के साथ देश में कार्यक्रमों को लागू करवाने में काम कर चुकी हैं। 2011 में उच्च शिक्षा मंत्रालय में महानिदेशक का पद मिला था। उत्तरी अफ्रीका का देश ट्यूनीशिया लंबे समय से कई तरह की परेशानियों से मुकाबला कर रहा है। करीब 10 सालों से यह देश विकास और लोकतंत्र को सही तरीके से बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अरब क्रांति के बाद भी देश में अक्सर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 सालों में ट्यूनीशिया में 12 बार सरकार बदल चुकी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अराजकता से घिरे देश के लोगों को अब लेडी पीएम से बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद ट्यूनीशिया के बाहर रहने वाली महिलाओं को भी है, क्योंकि अरब देशों में महिलाएं लगातार अपने अधिकारों को बढ़ाने की मांग करती रही हैं। सऊदी अरब में अब महिलाओं को नौकरी के कई मौके दिए जा रहे हैं। कुवैत में महिला कर्मचारियों की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में आज भी महिलाएं कई तरह के सामाजिक और कानूनी प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। फिलहाल ट्यूनीशिया की महिलाएं बेहद ज्यादा खुश हैं। राष्ट्रपति कैस सईद ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है और इसे ट्यूनीशियाई महिलाओं का सम्मान करार दिया है। लोगों को उम्मीद है कि वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर चुकी नाजला देश की खराब हो चुकी अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। स्पेन में लापाल्मा ज्वालामुखी बीते 11 दिनों से उबल रहा है और उससे निकल रहा धधकता लावा भीषण तबाही मचा रहा है। जी हां, 19 सितंबर से ज्वालामुखी उग्र रूप दिखा रहा है। ज्वालामुखी से बहते लावे ने जंगलों को जलाया, रिहायशी इलाकों में मकानों को खाक किया और अब ये समंदर इस ज्वालामुखी की चपेट में आ चुका है। आखिर कैसा है मंजर, आप खुद देखिए। स्पेन में पाल्मा आइलैंड पर फटे ज्वालामुखी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब वोल्केनो का गर्म लावा अटलांटिक ओशन जा पहुंचा है। जिसके चलते प्लाया नुएवा इलाके में भाप के बादल उड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 12 दिन पहले स्पेन के कैनरी द्वीप पर फटे ज्वालामुखी से शुरू हुई तबाही धीरे धीरे पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेती जा रही है। सब कुछ लावे की मोटी परत से ढकता जा रहा है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। बरसों से शांत ये ज्वालामुखी अचानक इतना भयानक रूप लेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। बीते कई दिनों से लावा लगातार निकल रहा है। हफ्ते भर से ज्यादा बीत जाने के बाद भी ज्वालामुखी राख उगल रहा है। रह रहकर इसमें धमाके हो रहे हैं और लावे का प्रवाह जारी है। यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट निगरानी एजेंसी के मुताबिक लावा ने अपने रास्ते में आए 600 घर और करीब 21 किलोमीटर सड़क को तबाह कर दिया है। (637 एकड़ खेती की जमीन और केले के बागान बर्बाद हो चुके हैं। लगातार हो रहे विस्फोट से जहरीली गैस फैलने का खतरा पैदा हो गया है। आपदा विभाग अब तक 6000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर चुका है। स्पेन की सरकार ने ज्वालामुखी प्रभावित इलाके के लिए 90 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इनमें से 50 करोड़ रुपए बर्बाद हुए घरों को दोबारा बनाने पर खर्च किए जाएंगे। हालांकि अभी तक किसी की मौत या गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन ज्वालामुखी के विकराल रूप से हर कोई खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।